सैनी सरकार के फैसले पर मायावती ने विरोध दर्ज किया है। कोटे में कोटा दलित विरोधी फैसला है, मायावती की तरफ से कहा गया। अदिति हमारे साथ कनेक्टर है। अदिति, मैं इसी बात का जिक्र कर रही थी, जब पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सलाह दी गई थी और कहा गया कि राज्यभर इसे जो है लागू किया जा सकता है, तो खूब राजनीति हुई। मुझे उम्मीद थी कि ये राजनीति होगी और मायावती की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस फैसले से मायावती के जितने भी वोटर्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से हो सकता है कि 2027 के चुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी उनके वोटरों को लेकर चली जाए, इस बात की चिंता इस ट्वीट से नजर आ रही है। जाहिर तौर पे ये जो फैसला है ये सिर्फ एक फैसला भर नहीं है, इसका सामाजिक इम्पैक्ट, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट बहुत दूरगामी होने वाला है। आज हम 2024 के अक्टूबर में खड़े हैं और इसका इम्पैक्ट चलते 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 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक जाएगा। और शिखा उस 2027 और 2024 के बीच में अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी झारखंड में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए इस पूरे दिल्ली प्रदेश का जो सबसे पिछड़ा तबका है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, वही अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो आप ये देखिए, ये जो आज जो फैसला हुआ है हरियाणा की धरती पर, हरियाणा सरकार ने पहला राज्य जहां पर कोटे में कोटा को लागू किया गया है जाएगा, अब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसका सामाजिक, दलित परिवार, दलित युवाओं के घर में उनको अब नौकरियां, तमाम चीजें, वो हम वर्गीकरण की बात करेंगे, लेकिन इसका राजनीतिक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। अब आपको बता दें राजनीतिक इम्पैक्ट, देखिए सबसे पहले ये ऐसा नहीं है, और देखिए फूट डालो और राज करो, ये ट्वीट में मायावती ने लिखा है और इसी लाइन को पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आगे लेकर जाएगा। वजह इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब महिलाओं को आरक्षण दिया था तो राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा था कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण अलग से इस आरक्षण में मिलना चाहिए। अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है संसद भवन में 33%, तो उस 33 में से भी 33 ओबीसी को अलग दिया जाए। और आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का अगर 2024 के नतीजे अच्छे नहीं आए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसमें आरक्षण और संविधान, ये दो बड़ी बातें कही गई थी। और आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है। अब देखिए ये बात तो किसी को कहना सभी, मतलब कोई बहुत गलत नहीं होगा कि नायाब सिंह सैनी को जब आनन फानन में मुख्यमंत्री बनाया था नायाब तरीके से, तब भी ये फैसला नरेंद्र मोदी, अमित शाह का था। और इस बार भी जब बनाया गया, जब चाहे फिर अनिल विज चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, जब मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, और यहाँ तक कि राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बन के गए और नायाब सिंह सैनी को बताया। तो ये तो था बैकग्राउंड। अब हम आगे चलते हैं। जाहिर तौर पर इस फैसले में जो हरियाणा सरकार ने आज जो लिया है, नायब सिंह सैनी ने लिया है, इस फैसले की सहमति पहले दिल्ली में हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ। ये कहानी है बहुत महत्वपूर्ण। आपने कहा कि राजनीति हुई थी, जब इस बात का जिक्र आया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मुझे याद है मैं उस समय पार्लियामेंट में मौजूद थी, मैं पार्लियामेंट सत्र चल रहा था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जितने भी SC/ST समाज के सांसद थे वो पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इस बात की चिंता मत कीजिए और सबको, अपने समाज के लोगों को जाके कहिए कि ऐसा कुछ भी हम करने नहीं जा रहे। लेकिन अब हम आते हैं, ये बात है आज से 3 महीने पुरानी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 से 3 महीने। लेकिन अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है परसेप्शन का। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट पॉलिटिक्स कर रही थी, जब ये माना जा रहा था कि 21% दलित जो हैं और जो जाट है वो मिलकर हरियाणा में हुड्डा की सरकार बनाएंगे, उस समय उस 21% वोट बैंक में से एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के पास आया। अब इसके इम्प्लीकेंट जो ये फैसला हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके पर्दे के पीछे की कहानी को समझते हैं। पहला ये है थैंक्स गिविंग। आपने हमें वोट दिया, आपने हमें सत्ता में लेकर आए और ये रहा रिटर्न गिफ्ट। क्योंकि हमने नॉन जाट पॉलिटिक्स की है
उसमें दलित वोट बैंक जीत के लिए एक बड़ा वोट बैंक था। इसलिए ये है दलितों को रिटर्न गिफ्ट। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस सत्ता में काबिज किया जिस वोट बैंक को, उस वोट बैंक के लिए ये एक तोहफे की तरह है। दूसरी बड़ी बात है कि जब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मायावती के ट्वीट में कुछ कुछ बातें सही हैं, ये बात सही है, क्योंकि जाहिर तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राय दी गई थी, ये सुझाव दिया गया था, बहुत सारे जो अभी तक एससी वोट बैंक या एससी वर्ग जो है, जो एससी की जो ऐसी कोई मतलब प्रोमिनेंट जो वर्ग है, वो ये नहीं चाहता था कि कोटे में से कोटा हो, क्योंकि 5-6 वर्गों को मिलता रहा, जातियों को मिलता रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो पीछे रह गई, जिनको उस तरह से नौकरियां नहीं मिली, उस तरह से उसका फायदा नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने यही सुझाव दिया कि जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने की जरूरत है। तो अब इस कोटे में से ही कुछ कोटा निकाल कर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या पिछड़ों को ज्यादा अच्छे से दिया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इससे सारा एससी समाज खुश होगा, लेकिन जाहिर तौर पे जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनके लिए एक्चुअल में अंबेडकर जी ने कहा था कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका फायदा मिलना चाहिए, वो अब एक्चुअली में होगा। लेकिन ये तो बात हरियाणा की है। उन दलितों को जो पिछड़ी जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं, कमजोर वर्ग है फाइनेंशियली, या जिनको जाति नौकरियां नहीं मिली, अब उनको दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, क्योंकि हर एक फैसले का, अच्छा इससे पहले एक और बात करनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने को ये लगा था कि किसान नाराज है। पिछले जब से 2024 में सत्ता में आए थे नरेंद्र मोदी, तब से किसानों को लेकर हर हफ्ते फैसले हुए। पहली फाइल किसानों के लिए सम्मान निधि के लिए साइन की गई। हर कैबिनेट में आप बहुत गौर से देखेंगे तो किसानों को लेकर फैसले हुए। और जब मैनिफेस्टो लागू हुआ तो ये कहा गया कि हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे जाट वोट बैंक को टारगेट नहीं किया हो। और ये माना गया है कि जाट के बहुत सारे जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी जीती भी है, अच्छा किया है उसने। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर उससे लेकर आप देखेंगे स्ट्रैटेजी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको महाराष्ट्र लेके चलते हैं। अब महाराष्ट्र में इससे क्या सीख ली गई? महाराष्ट्र में पहले ही सीख ली गई कि अगर हमने जम के वोट किया भाजपा को, तो हमारे जाति को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। दूसरा कि वहां का जो दलित वोट बैंक है, जो अभी तक उस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, अगर वो लामबंद होकर वोट करता है तो न जाने महाराष्ट्र की सरकार में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो क्या पता ऐसा कोई फैसला हो जाए और उनकी आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को फायदा मिले। और तीसरी बड़ी बात है उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जिस तरीके से मायावती ने तुरंत ट्वीट किया, और एक और खास बात, मायावती उत्तर प्रदेश के लिए तो चिंतित है ही, या जाहिर तौर पे सपा चिंतित होगी या कांग्रेस चिंतित होगी, लेकिन मायावती ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा और हरियाणा में भी उनको दलित वोट बैंक नहीं मिल पाया। अब जिस तरीके से ये अस्तित्व की लड़ाई होगी, ये 9 सीटें भी सपा के लिए, कांग्रेस के लिए, बसपा के लिए, भाजपा के लिए, 2027 से पहले 9 सीटों के रिजल्ट, उसमें भी ये देखा जाएगा कि दलित वोट बैंक किसकी तरफ जाता है। इन शॉर्ट, भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण बनिए की पार्टी कही जाती थी, विपक्ष की रणनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से, स्ट्रेटेजिक तरीके से अब एससी, एसटी, ओबीसी को साधना शुरू किया है। और महाराष्ट्र की तो राजनीति यही है कि पूरा ओबीसी और मराठा वोटर को लामबंद करना है, और उसकी भी बिसात बिछ चुकी है। तो ये एक बड़ा फैसला है। ऐसा नहीं है कि इसके इम्प्लीकेशंस नहीं झेलने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सोच समझकर दूरगामी मैसेज के साथ, दूरगामी रिजल्ट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की धरती को, जाहिर है अदिति, क्योंकि बीजेपी की जो नजर है वो सिर्फ अगले 5 साल के लिए नहीं है, 2047 तक है, और इसलिए कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है।